नमस्कार, मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे हैं समकालीन दस्तक, खबरें वही सोच नहीं। दोस्तों, आज हमारे बीच में एक समाज सेवी के साथ साथ एक रंगकर्मी उपस्थित हुए हैं जो कि कला क्षेत्रों में बहुत योगदान दिए हैं। आज ये युवा नाट्य संगीत अकादमी के संस्थापक हैं ऋषिकेश लाल जी। तो चलिए हम इनका परिचय आपसे करवाते हैं। ऋषिकेश लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं ऋषिकेश लाल पिछले 25 वर्षों से रंगमंच में सक्रिय हूँ और रंगमंच बहुत ही बृहद एक अपने आप में विधा है जिसमें हमारे गुरु बोलते थे कि रंगमंच एक ऐसा विधा है जिसमें जूता चंडी पाठ से लेकर जूता सिलाई तक करना पड़ता है। तो ये है रंगमंच। जैसे कि जो एक रंग निर्देशक होता है उसको मतलब रंगमंच की बहुत सारी बारीकियां हैं, जैसे मेकअप है, सेट है, कॉस्ट्यूम है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी यदि है तभी वो रंगमंच में सक्रिय हो सकता है और एक अच्छे नाटक का निर्देशन कर सकता है। जैसे कि आप इस क्षेत्र में जुड़े, तो इस क्षेत्र में आप कैसे जुड़े? आपका रुझान इस क्षेत्र में कैसे हुआ? ऐसा है कि मैं लोहरदगा घराने से आता हूँ। मेरे दादा परदादा लोहरदगा से हैं और मेरे पिताजी से 2 पीढ़ी पहले मेरे दादा, मेरे परदादा, ये लोग एक साथ बैठ के संगीत का संगत किया करते थे। जैसे मेरे जो दादा ने परदादा थे वो गीत गज़ल गाया करते थे। मेरे जो दादा थे वो हारमोनियम, सितार, गिटार, हारमोनियम, इस तरह बहुत मेरे दादा 5 भाई हुआ करते थे। पांचों एक साथ संगत करते थे। छोटे दादा तबले पे, उनसे बड़े सितार पे, हारमोनियम पे, बांसुरी पे, इस तरह से। और मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि आप अभी जो फिल्म देखते हैं इससे पहले ब्लैक एंड वाइट फिल्में बना करती थी। उस फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं हुआ करता था। ये हमारा सौभाग्य है कि मैं उस घराने से हूँ जहाँ पे मेरे दादा 5 भाई और मेरे परदादा मिलकर उसका बैकग्राउंड म्यूजिक किया करते थे। अरे वाह! और उनको मुंबई भी जाने का सौभाग्य मिला, पर क्या था कि उनको बोला था, उनको जो भी निर्देशक हुआ करते थे उन्होंने कहा कि आप मुंबई में शिफ्ट हो जाए। तो वो बोले नहीं, हम झारखंड, जो पहले बिहार हुआ करता था, बिहार को छोड़कर हम यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि हमारा परिवार है। परिवार को छोड़कर पहले क्या होता था ना कि लोग परिवार को पहले देखते थे। अब क्या है ना कि लोग धीरे धीरे सीमित होते जा रहे हैं, परिवार छूटता चला जा रहा है। और पहले जितने हमारे पूर्वज थे वो परिवार को एक साथ ले के चला करते थे। तो अभी के जनरेशन में और उस समय के जनरेशन में यही अंतर है कि पहले दादा दादी पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। अब क्या है कि नौकरी के सिलसिले में लोग दिल्ली चले जा रहे हैं, दादा दादी अपने घर में हैं और बच्चे वहाँ हैं, उनको दादा दादी का प्यार मिला ही नहीं है। और ये सौभाग्य की बात है कि दादा दादी का प्यार मिलना बच्चों को वो धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है। अब वो चीज़ मेट्रो सिटी होने के कारण या हाई एजुकेशन होने के कारण लोग अपने जो पूर्वज हैं उनको छोड़कर वो भटक गए। नहीं, भटक जाना नहीं बोला जा सकता, हो सकता है उनकी अपनी मजबूरियां हैं। नहीं, ठीक है, मजबूरियां हैं, पर क्या है ना कि कम से कम छुट्टी में वो अपने घर आए। ठीक है, छुट्टी में घर आए, अपने पूर्वजों से मिले, दादा परदादा, क्योंकि ये सौभाग्य की बात होती है कि दादा दादी के साथ खेलना जो अब धीरे धीरे वो छूटता जा रहा है। छूटता जा रहा है। वो जो कल्चर है, कल्चर भी बोल सकते हैं, और जो प्यार है ना, जैसे अब तो बिजली है, टीवी है, मोबाइल है सबके हाथों में। पहले क्या था कि वो सब कुछ नहीं था। लोग दादा दादी के कहानी पे ही समय बीता करते थे। तो ये चीज़ है। हाँ, ठीक है। जिस तरह से एक
पेड़ का जड़ को छोड़ना नहीं चाहिए, उसी तरह हमारे जो पूर्वज है वो हमारे जड़ है, तो उनके पास तो आना ही चाहिए, मिलना चाहिए, और जो भी परिस्थितियाँ हैं उनको आते जाते रहना चाहिए। और आप इस क्षेत्र में किससे प्रेरणा लेके आए थे या प्रेरित होकर आए थे? आज से 25 वर्ष पहले एक फिल्म आई थी सजना नाड़ी। रातू रोड में मीनाक्षी हॉल हुआ करता था, अब तो वो बंद हो चुका है। वह शेखर वत्स है, उनके द्वारा ही, क्योंकि उस फिल्म में शेखर वत्स हीरो थे, जिन्हें हम शेखर भैया के नाम से जानते हैं, और उनका भोजन भंडार भी है। तो हमने देखा कि वो है, उस फिल्म में है, तो और एक वर्ष मुझे लगा कि अच्छा आज आओ, कल आओ, परसों आओ, ऐसे करते करते जब उनको लगा कि हाँ ये काम कर सकता है और ये जुनूनी है, तब उन्होंने जितेंद्र वाडेर, हमारे जो जीतू भैया है, हमारे सीनियर है, उनसे परिचय उन्होंने कराया, और परिचय कराने के बाद उन्होंने मुझे युवा रंगमंच, जो आज झारखंड का एक रंगमंच में नाम पुराना माना हुआ नाम है, मेरी रंगमंच की पढ़ाई मान के चलिए वहाँ से ही हुई। 2000 में एक NSD का वर्कशॉप लगा हुआ था, उसके बाद से 2000 आज 2024, और उस समय से रेगुलर कुछ ना कुछ एक्टिविटी। और सबसे बड़ी बात है कि लोग आते हैं यहाँ पे अभिनेता बनने, और वहाँ जाने के बाद मुझे स्कोप लगा कि बैक स्टेज लोग केवल अभिनेता बनने ही आते हैं, और बैक स्टेज में काम करने वालों की संख्या बहुत कम है। तो वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि मेरे मामा के यहाँ लाइट का काम होता था, और वहाँ जाना होता था, तो लाइट का उनके साथ काम करने का अवसर भी मिलता था। तो धीरे धीरे मैं टेक्निकल की ओर आना शुरू किया, जैसे मेकअप हुआ, सेट। क्योंकि होता क्या है ना कि आप यदि रंगमंच में काम करने के लिए जा रहे हैं, और यदि आपको किसी चीज़ में रुचि है, तो आपको वही काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि लोग एक्टर तो बनते पर बैक स्टेज नहीं जानते हैं। आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो FTI से पढ़ कर आते हैं, केवल वो पेपर पे ही जानते हैं कि पीसी बल्ब, फ्रेशनर, और जब उनको बोलिएगा कि उसका कनेक्शन करने के लिए, तो वो बोलते हैं कि अरे हमको तो केवल लाइट दिखाया गया था और बताया गया था कि इसका लाइट इतना डिग्री में गिरना चाहिए, यहाँ गिरना चाहिए, ये बैक बना सकता है, शैडो बना सकता है, मगर कनेक्शन तो बताया ही नहीं है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। यदि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करिएगा तो उतना आप फ्री हो सकते हैं। मैं बता दूं कि जब मैं NSD में इंटरव्यू दिया था, तो मुझसे पूछा गया कि एक बड़ा सा स्टेज में एक बड़ा सा पेड़ है और आपके पास कोई साधन नहीं है, आप लाइट को कैसे हैंग करेंगे, और जो नाटक के लिए जो जोन बनता है वो जोन आप कैसे बनाएंगे। तो हमने कहा कि सर उस पेड़ के डाली के द्वारा हम लाइट को हैंग करेंगे और वहीं से मूव करके जोन बनाएंगे, क्योंकि यदि पेड़ है वहाँ पे तो मेरा लाइट लगाने का ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है। हम मतलब पेड़ स्टेज के ऊपर पेड़ है तो उसका जितना मोटा डाली है हम वहाँ पे लाइट तो आराम से हैंग कर सकते हैं। तो उस माध्यम से मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे A रामाराव सर के द्वारा उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला, जो हैदराबाद से बेंगलोर से थे, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, तुम पहले अपने यहाँ काम करो और धीरे धीरे पूरे भारत में काम करो। पर क्या है कि होता क्या है ना कि छोटे जगहों से लोगों का चयन बहुत कम होता है और यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स भी बहुत है। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी लोग नहीं चाहेंगे कि ये लड़का बढ़े, उसके जगह में किसी और को भेजा जाता है।
जब मैं उस समय काम किया करता था, उस समय हम लोग पावर पैक तो हमारे यहाँ था ही नहीं। यहाँ पे हम डीमर पे काम करते थे। जब हम 2001 में क्या छूट रहा है, जब दिल्ली गए NSD में प्रस्तुति के लिए, तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ पे कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा है सारा लाइट। अब बताइए कि हम यहाँ पे नॉर्मल काम करते थे और वहाँ पे इतना एडवांस है कि मतलब आप केवल प्रोग्रामिंग करके छोड़ दिए, लाइट अपने आप ऑपरेट हो जाएगा। पर क्या है कि यदि एक्सपर्ट आपके कलाकार नहीं है तो पता चला लाइट तो सेट है, वो अपने टाइमिंग से यहाँ जला, और यदि आप अपने टाइमिंग से वहाँ नहीं पहुँचेगा तो लाइट तो ऑफ हो जाएगा फिर। तो ये देखिए सॉरी, तो ये चीज़ है। इसके लिए रिहर्सल बहुत ज़रूरी है। आप कितना रिहर्सल करते हैं, अपने ऊपर कितना काम करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर जो है जाना चाहता है उसको उस क्षेत्र में अभ्यास करते रहने की अभ्यास जरूरत बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आए दिन खबर आता है यहाँ के कलाकारों की स्थिति के बारे में, तो सुनने को मिलता है कि यहाँ के कलाकार की स्थिति दयनीय है, उनको हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आए दिन पेपरों में पढ़ता रहता हूँ। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ कलाकार की स्थिति कैसी है? देखिए, कलाकार की स्थिति तो वाकई बहुत दयनीय है, ठीक है। और मैं खुद देखा हूँ कि हमारे एक दादा होते थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने अभिनय के चक्कर में शादी वादी नहीं किया, और उस समय था कि वो नाटक करता है, कितना कमाता है, कितना करेगा, खिलाने पाएगा कि नहीं पाएगा, और अंत में वो शादी नहीं। और जब उनकी मृत्यु हुई तो वो मतलब कैंसर से उनकी मृत्यु हुई, और वो क्या हुआ, अपने बिछावन से गिर गए थे, और गिरने मतलब एक आदमी सोता है तो कैसे सोता है, ऐसे सोता है, और जब ऐसे गिरे तो उसी तरह गिर के नहीं रहे, भगवान के पास चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छे अभिनेता थे, और मुझे नहीं लगता है कि उनके जैसा अभिनेता अभी तक हुआ है। पर क्या है कि यहाँ की सरकार हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है। अब क्या है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है फंड, और जो यहाँ के कुछ लोग हैं जिनको पता है कि फ़ंड कैसे लिया जाता है, वो फ़ंड ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि वो फंड आना और काम करना, और जो कुछ लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके, वैसे में कलाकार का कुछ नहीं हो सकता। सरकार कोविड से पहले या कोविड में बात हुई थी कि जो कलाकार है उनको सरकार सपोर्ट करेगी, वो भी सपोर्ट नहीं हुआ। और क्या है कि सपोर्ट तो कुछ हुआ नहीं। अब क्या है ना कि पहले यहाँ निर्देशक हुआ करते थे अनिल सिंह, तो उन्होंने कहा था कि CSR फंड के तहत हम यहाँ पे कलाकारों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और CSR फंड इसलिए ही मिलता है जिसका पैसा आप कल्चर एक्टिविटी के लिए और जो सक्षम नहीं है उनके सहयोग के लिए वो CSR फंड आता है। वो CSR फंड का इस्तेमाल उसी काम के लिए होता है। पर आप मुझे छोड़कर किसी से भी पूछ लीजिए, क्या उनको आर्थिक कहीं से सपोर्ट मिलता है? नहीं मिलता है। तो और मुझे ये लगता है ना कि हिंदी रंगमंच की स्थिति इसलिए भी दयनीय है क्योंकि लोग केवल रंगमंच ही चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। बंगला रंगमंच आप उठा कर देखिए, वहाँ के जितने अभिनेता हैं, जितने टेक्निकल हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। उसके बाद वो शाम 5 से 6 बजे के बीच अपने क्लब में आते हैं, रिहर्सल करते हैं और हर रविवार को शो करते हैं, तो उन्हें पैसों की दिक्कत कभी नहीं होती है। और हिंदी वाले, जैसे हम लोग केवल हिंदी रंगमंच करते हैं,
हम लोग बोलते हैं हम लोग फुल टाइमर है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, खाली नाटक करते हैं, खाली नाटक करते हैं। इसीलिए जो फुल टाइमर हिंदी रंगमंच की स्थिति हमारे झारखंड में नहीं पूरे भारत में यही स्थिति है कि जो हिंदी रंगमंच करते हैं, आप यदि मुंबई भी जाएंगे, हमारे बहुत सारे बच्चे मुंबई में काम कर रहे हैं, सीरियल भी करते हैं, नाटक भी करते हैं, पर वहाँ भी स्थिति वही है। आप दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में भी स्थिति यही है। केवल कलकत्ता की स्थिति बहुत अच्छी है रंगमंच के क्षेत्र में, और वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी और मतलब आयोजन, हेल्दी एक्टिविटी और अच्छा आयोजन इसलिए भी वहाँ होता है क्योंकि वहाँ पे पैसों की कमी नहीं है। वहाँ की सरकार भी मुझे लगता है ध्यान देती और है। सबसे बड़ी बात है, आप झारखंड में एक ऑडिटोरियम का किराया है 1,55,000, 55,000, 1,25,000, 1,35,000। एक नाटक करने के लिए हम 1,55,000 कहाँ से लाएंगे? और कलाकारों के पास तो पैसा भी और कहीं से कोई सपोर्ट भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार हम लोगों को सपोर्ट करे तो बहुत कुछ हो सकता है, पर सरकार का सपोर्ट नहीं के बराबर है। ये हम आज यहाँ पे अच्छा, एक चीज़ पूछते हैं, जैसे सरकार हमेशा कला संस्कृति के नाम पे से उनको बहुत फंड मिलता है और बहुत सारा फंड वो लाती भी है और इसमें खर्चा भी करती है और कहीं कहीं पे इन्वेस्ट भी करती है। तो ये कला संस्कृति के नाम पे जो इतना फंड आता है वो कहाँ चला जाता है? और जो कलाकार इस कला को और इस संस्कृति को बनाने का काम कर रहा है उस पर ध्यान ना देना, ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कला संस्कृति विभाग तो काम कर ही रही है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट गवर्नमेंट दे ही रही है, ठीक है। पर होता क्या है कि जो संस्था नहीं भी जानती है, किसी न किसी माध्यम से उसको भी काम कभी कभी मिल जाता है, ठीक है। रांची में थिएटर के नाम पे 2 ही 4 संस्थाएं हैं जो एक्टिव है, और नाटक के नाम पे बहुत सारे जो नुक्कड़ की संस्थाएं हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी नुक्कड़ की संस्थाएं हैं जो जीवन भर नुक्कड़ ही करती है। एड्स कंट्रोल सोसाइटी, संगीत एवं नाटक प्रभाग, PRD, इसका जो नुक्कड़ करती है वो भी रंगमंच के नाम पे पैसा उठाती है और काम करती है। नुक्कड़ अलग विधा है और रंगमंच अलग विधा है। नाटक दोनों में होता है पर शैली अलग अलग है। नुक्कड़ का शैली है वो अलग है, और जो हम लोग करते हैं, हम लोग रियलिस्टिक भी करते हैं, धार्मिक भी करते हैं, अलग अलग विधा के हिसाब से अलग अलग चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। जो हम लोग नाटक करते हैं ये नाटक है, वो नुक्कड़ करते हैं। और पहले का जो नुक्कड़ का शैली था वो शैली नुक्कड़ इसलिए किया जाता था कि आप अपने चीज़ों को, अपने ज़मीर को बचा सकते हैं। इस कारण वहाँ पे जनगीत हुआ करता था। जनगीत के माध्यम से जो मुद्दा है उस पे हम लोग काम करते थे और लोगों को पता चलता था कि ये नुक्कड़ की संस्था है जो नुक्कड़ ही करती है। पर आज आप देख लीजिए, एड्स है, मलेरिया है, ठीक है। अब क्या कहता है, हाँ बाबू आ गया, बाबू खाना खाएगा। अब इसी में क्या करते, केवल मैसेज को कन्वे करते हैं। ये मैसेज कन्वे का तरीका नहीं है। नुक्कड़ है, नुक्कड़ जनगीत के माध्यम से लोगों को एकत्रित करके आप अपने बातों को कैसे रखते हैं वो अलग चीज़ है। वो जो आज नुक्कड़ हो रहा है वो अलग चीज़ है। हम लोग थे कि कलाकारों की स्थिति क्यों यहाँ पे इतनी दयनीय है। तो देखिए, कलाकार हम अपने शौक़ से बनते हैं, ठीक है। अब क्या है ना कि हम जीवन यापन का जरिया हम इसी को मान लेते हैं। यदि हम इसको जीवन यापन का जरिया नहीं मान के यदि हम शौकिया मानेंगे तो हम इस रंगमंच को जो आज यहाँ है हम बहुत ऊंचा तक ले जा सकते हैं। पर क्या है कि आप देखिएगा कि ये आड्रे हाउस में दोपहर के समय बहुत सारे कलाकार सब काम धाम छोड़ के दिन भर यहीं पे अड्डा मारे रहते हैं। तो मुझे बताइए कि आप यदि काम नहीं करेंगे और केवल
अभिनय 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 करेंगे। तो वैसा स्कोप रांची में अभी नहीं है कि आपको महीना में 20 दिन का काम मिले। महीना में आपको 1 दिन का भी काम मिल जाता है तो बहुत है। और यहाँ जो काम मिलता है उसके पैसे भी शायद ना के बराबर। हाँ। अब मुझे बताइए कि मैं 2 साल पहले एक फिल्म किया था 3 दिन का, ठीक है, 3 दिन का काम मिला था मुझे, साउथ की फिल्म। अब बताइए कि 3 साल के बाद मुझे कोई काम नहीं मिला, ठीक है, फिल्म में रंगमंच में भी कुछ नहीं। तो मुझे बताइए कि 3 साल पहले 3 दिन का काम किया, अभी तक मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मेरा घर कैसे चलेगा? ठीक है, हाँ। इसके लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। यदि कुछ ना कुछ आप काम नहीं करेंगे और केवल आप अभिनय और रंगमंच को लेकर चलेंगे और फिल्म को लेकर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, और आपके बाद आने वाली पीढ़ी को भी आप बता रहे हैं कि रंगमंच करो, थिएटर करो, ये करो, वो करो। तो क्या है ना कि आप पहले स्कोप बनाइए। तो ये स्कोप बनेगा कैसे? ये स्कोप बनेगा, आज देखिए मुंबई जैसे शहरों में, जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ कोई स्कोप नहीं है, तो स्कोप कैसे होगा? देखिए स्कोप है, ठीक है। अब क्या है ना कि सब्सिडी के नाम पे यहाँ पे बाहर से 2-3 फिल्मों को सब्सिडी मिला, ठीक है। अब मुझे बताइए कि 1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया बाहर चला गया, हमारा पैसा, ठीक है, हमारा 1.5 करोड़ बाहर चल गया। अब यदि 1.5 करोड़ में 7 फिल्में बनती, यहाँ पे 20-20 लाख की भी फिल्में बनती तो 7 फिल्में बनती ना, 7 दूना 14, 1 करोड़ 40 लाख, ठीक है। यदि झारखंड का अपना फिल्म होगा, अपना फिल्म सिटी होगा, यदि गवर्नमेंट सहयोग करेगी तो सरकार के द्वारा चलाया गया कदम कलाकारों को बहुत सपोर्ट हो सकता है, पर सरकार नहीं कर रही है। पतरातू में जो फिल्म सिटी बन रहा है वो अभी तक अधूरा है, ठीक है। तो क्यों अधूरा है? वहाँ पे ज़मीन भी एक्वायर हो गया, फिल्म सिटी के नाम पे जो बाहर से आते हैं वो जा भी रहे हैं फिल्म सिटी देखने के लिए, यहाँ पे फिल्म सिटी बना, फिल्म सिटी बना, कुछ नहीं बना फिल्म सिटी। यदि सरकार कलाकारों को सपोर्ट करे, फिल्म सिटी बना दे, ठीक है, जो यहाँ पे रविंद्र भवन बन रहा है वहाँ पे कम किफ़ायत में कलाकारों को दे, तो हम टिकट सेल करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके सरकार को कुछ पैसा भी देंगे, कलाकार जिंदा भी रहेगा। और मुझे लगता है कि कलाकारों से अनुरोध होगा कि आप एकजुट हों और अपने आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं, और आपको किसी न किसी पार्टी के तहत जुड़ना पड़ेगा ताकि आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। आज से कोविड में रेलवे कंसेशन, कोविड से पहले रेलवे कंसेशन दिया जाता था, आज रेलवे कंसेशन बंद है, ठीक है। आज हमको रांची से आगरा जाना है नाटक करने के लिए। यदि रांची से हम आगरा 1000 रुपया किराया है तो मेरा मात्र 250 रुपया में आना जाना हो जाता। 75% रेलवे का कंसेशन मिलता था कलाकारों को, स्पोर्ट्स को, पत्रकार को और खिलाड़ी को, ठीक है, सीनियर सिटीजन, ये सारा रेलवे कंसेशन को गवर्नमेंट बंद कर दी है। अब इसके कारण हमारा जो कल्चर का एक्सचेंज हुआ करता था वो भी बंद हो गया। और ये केवल रांची में नहीं है, ये पूरे भारत में है। तो सरकार कहाँ सपोर्ट कर रही है कलाकारों को? ना राज्य सरकार सपोर्ट कर रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, इसमें तो सरकार के बारे में आप बोले कि सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन इसमें कहाँ तक कलाकारों की अपनी गलती है? क्योंकि कहा गया कि जो बच्चा रोता नहीं है उसको अपनी गलती तो है, ठीक है। यहाँ कलाकार केवल कलाकारी करते हैं, किसी पार्टी के साथ जुड़े नहीं हैं और किसी पार्टी के साथ जुड़ना भी नहीं चाहते। अरे हमको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। मगर मुझे लगता है कि अब आपको किसी पार्टी के साथ जुड़ के काम करना पड़ेगा ताकि आपकी आवाज़ को लोग विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा तक पहुंचाए,
तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो पता चलेगा हम लोग जीवन भर नाटक करते रह गए और कोई आया माफिया हम लोग के नाम पे खा के चला गया। कला संस्कृति विभाग है, कला संस्कृति विभाग है, पर यहाँ पे कलाकारों की ये स्थिति है, तो फिर विभाग रह के क्या करेगा। जैसे आज जहाँ पे आप विकास देख रहे हैं, चाहे फिल्मों का हो चाहे रंगमंच का हो, आज उन जगहों पे कलाकार एक अच्छे पोस्ट में, चाहे विधायक के पोस्ट पे, सांसद, तभी वो उन चीज़ों को खींच पा रहे हैं। देखिए आपकी बात सही है, क्योंकि यदि जो पोस्ट पे यदि कलाकार बैठेगा तो वो कलाकारों के दर्द को समझेगा और उसको वहाँ पे लाइनअप करेगा और उसको फॉलो करते रहेगा कंटिन्यू। अभी मैं बता दूं कि बिहार में एक पोस्ट आया था, ठीक है, और पूरे बिहार में हर एक कलाकार को एक IAS का नौकरी मिला है, जिसके तहत वो उस राज्य के पूरे कलाकारों को एकत्रित करेगा, काम करवाएगा। आप देखिए कि बिहार में किलकारी है, जहाँ पे जो भी थिएटर करते हैं उनको एक अच्छा जॉब मिला हुआ है, जिसके तहत वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं। पर झारखंड में नया जो शिक्षा नीति आया है उसमें लागू हुआ है कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर BEd कॉलेज में एक रंगमंच का शिक्षक को वहाँ पे लागू करना है। वो अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? यहाँ पे दूसरे जगहों में क्या है ना कि रेलवे में भी कलाकार का कोटा होता है, सभी जगह में होता है। खिलाड़ी का जिस तरह कोटा होता है उस तरह यहाँ पे भी होता है, पर क्या है कि उस कोटे का फ़ायदा हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि इतने देर में हमको यही समझ में आया कि सारी चीज़ ठीक है, बस यहाँ के कलाकार आवाज़ नहीं उठा पा रहे, और सोए हुए हैं। बात है कि एकजुट नहीं, एकजुट यदि होंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। और मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह काम करते रहें, और एक समय ऐसा आएगा कि हम कलाकारों का सपोर्ट आपके चैनल के द्वारा हो, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और उन्हें एक स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो आपके चैनल के द्वारा ये आवाज़ विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तक पहुँचे, यही हम आशा रखते हैं। ज़रूर, और इसी के कारण तो आज हम आपका दर्द जानने की कोशिश कर रहे थे, और आपके साथ साथ हमने जाना कि झारखंड में जो कलाकार हैं वो कितने दर्द से गुजर रहे हैं। और ऋषि सर के बातों से पता चला कि यहाँ के कलाकार चाहते तो हैं कि यहाँ का उनका जीवन सुधर जाए, लेकिन बशर्ते क्या है कि वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं। संघर्ष इन द सेंस ये है कि आंदोलन होना चाहिए। अगर आप अपनी चीज़ों को सरकार तक नहीं रखिएगा, सरकार को नहीं बताइएगा, तो सरकार चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। क्योंकि हम लोग घर में, गांव में सुनते हैं कि जो बच्चा रोता है उसी को पहले दूध मिलता है। तो आपको रोना पड़ेगा, आपको सरकार को जगाना पड़ेगा कि आप किस चीज़ों से लड़ रहे हैं, आपकी दयनीय स्थिति कैसे दिन प्रतिदिन कैसे ख़राब होती जा रही है, तब सरकार आपके लिए सोचेगी। और आपने सही कहा कि कलाकारों को भी अब राजनीति में आनी चाहिए, उनको विधायक, सांसद के लिए टिकट मांगनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी से हो। और इसी के साथ हम अपना इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि आपको हमारे यह कार्यक्रम ज़रूर पसंद आएगा, और ऐसे अन्य लोगों से भी हम आपको मिलाते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे, और उनके दिल की बातों को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो देखना ना भूलें समकालीन दस्तक, ये आपका चैनल है, आपका दर्द दिखाता है। तो जय हिंद, जय भारत।